दोस्तों, मैं दिनेश गुप्ता हेलिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा था केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2, इस बार जो है केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किस तरीके से जो है कोई अगर जो इक्वेशन दिया है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन दिया है M1A + M2B NaCN2D में चेंज होता है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, -1/M1 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू -1/M2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू 1/N1 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C 1/N2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ D। d/dt का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। बात रही नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो नेगेटिव साइन वहां पर लगाएंगे जहां पर रिएक्टेंट होगा और पॉजिटिव साइन वहां पर लगाते हैं जहां पर ये प्रोडक्ट होगा। नेगेटिव साइन का यही मतलब है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे जो है रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो घटता जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट ही धीरे धीरे क्या होता है प्रोडक्ट में चेंज होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इसी पर बेस्ड जो है जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2A + 3B इक्वल टू दिया है C + 2D। ये कोई मान लेते हैं रिएक्शन दिया गया है 3A + 2B और ये C + 2D। ये कोई रिएक्शन दिया गया है, ऐसे मान लेते हैं B का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ B, ये अगर जो दिया है 2 मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर, तो इसमें क्या पूछता है A, C और D का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। तो इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू -1/3 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू किसके होगा, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर दिया क्या है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ B का जो है वो कंसंट्रेशन दिया है, कितना है 2 मोल पर लीटर, या फिर कंसंट्रेशन ना दे करके पूरा का पूरा जो है अगर जो वैल्यू ही दिया है तो क्या होगा, अगर जो B का रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है या फिर B का कंसंट्रेशन दिया है किसी भी तरीके से, तो आप लगा सकते हैं। तो d/dt ऑफ B का दिया है और A का निकालना है, तो A का निकालने के लिए क्या करेंगे, -d/dt ऑफ A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2/3, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा, 2/3 d/dt ऑफ B, 2/3 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B का कंसंट्रेशन दिया है तो क्या करेंगे, -d/dt ऑफ A, -d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कितना होगा 2/3 और इंटू, और ये B का दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, मान लेते दिया है d/dt ऑफ B -d/dt ऑफ B दिया है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर ये दिया है और A का रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो क्या होगा, -d/dt ऑफ A इक्वल टू 2/3 और इंटू d/dt ऑफ B। इसकी वैल्यू आपको पता है ये कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे B का और C का, तो C का निकल जाएगा, तो C का क्या होगा d/dt ऑफ C इक्वल टू क्या होगा -1/3 d/dt ऑफ B, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये कितना होगा, ये पूरा कितना दिया है 2 मोल लीटर पर सेकेंड, तो -1/3 और इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2/3 d/dt ऑफ C, d/dt ऑफ C, यानी कि C का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा
2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, ऐसे ही कंपेयर करके जो है डी का भी निकालेंगे। क्लियर? तो इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक रिएक्शन दिया रहेगा और उस रिएक्शन में से किसी एक का जो है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर किसी एक का जो है कंसंट्रेशन दिया रहेगा, फिर बाकी का कंसंट्रेशन पूछता है, या फिर किसी एक का जो है रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा तो बाकी का जो है रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा। ठीक है, फिर इसके आगे जो अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यू टू रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यू टू रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यू टू रेट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना? तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? सबसे पहला टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, फिर सरफेस एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया। फिर इसके बाद कैटालिस्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यू टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा कंसंट्रेशन, चौथा सरफेस एरिया और पांचवा कैटालिस्ट। तो इनको भी देख लेते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, इन सब में क्या होगा? इन चारों में टेम्परेचर को भी बढ़ाने से क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो है वो ज़्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं, और रैंडम मोशन जैसे ज़्यादा करेंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाता है। ऐसे ही प्रेशर का भी है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? वो जो है रैंडम मोशन करते हैं और डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। फिर अगला क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोयले का चूड़, कोयले का चूड़ है या फिर कोयले का कोई गुटका मिल गया, तो ज्यादा तेजी के साथ कौन सा जो है जलेगा? कोयले का गुटका या फिर कोयले का चूड़। तो इसका आंसर क्या होगा? कोयले का चूड़। क्यों? क्योंकि जो कोयले का चूड़ है वो ज्यादा एरिया कवर करता है ना, ज्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए जो कोयले का चूड़ होगा वो ज्यादा तेजी के साथ जलेगा। फिर यहाँ से एक जो है एग्जाम्पल और भी बता सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है गर्म चाय या फिर गर्म सूप, ठंडी चाय या फिर ठंडी सूप की अपेक्षा ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों? तो उसका भी रीजन यही है कि जो गर्म चाय होता है या फिर गर्म सूप होता है तो हमारे टंग्स पर जो है ज्यादा एरिया कवर करता है। अगर जो ठंडा है तो एज ए ड्रिंक हम उसको पी लेते हैं, लेकिन अगर जो गर्म है तो वो ज्यादा एरिया कवर करता है। इसी वजह से जो है क्या होता है, गर्म चाय या फिर गर्म सूप आपको ज्यादा अच्छा लगता है। फिर कैटालिस्ट है, तो कैटालिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कैटालिस्ट अगर जो प्रमोटर है वो किस पर डिपेंड करता है? कैटालिस्ट पर। अगर जो प्रमोटर है तो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और अगर जो इनहिबिटर है तो क्या होगा? घट जाएगा। कैटालिस्ट इस पर डिपेंड करता है उसके कैटालिस्ट पर। कैटालिस्ट की बात अगर जो करें तो किस पर डिपेंड करता है? दो टाइप के। प्रमोटर अगर जो लगाएंगे तो प्रेरक वर्धक अगर जो लगाते हैं जैसे आयरन या मोलिब्डेनम
से जो बनता है, अगर प्रोसेस से आयरन हम मोलिब्डेनम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, प्रमोटर होता है। और इनहिबिटर अगर जो कोई भी सल्फर सॉल्ट यूज करते हैं या फिर सल्फर का ऑक्साइड यूज कर देते हैं तो क्या होगा, एज ए इनहिबिटर। तो प्रमोटर में अगर जो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा और इनहिबिटर अगर जो है तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बाकी इन चारों का जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर जो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या फिर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, केवल एक को छोड़कर। कैटलिस्ट अगर जो है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैटलिस्ट है। अगर जो प्रमोटर है तो इंक्रीज करेगा और अगर जो इनहिबिटर है तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तक क्लियर, इसके आगे अगले एपिसोड में।